दोस्त, मेरे कहने पर इस एनिमे को जरूर देखना। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे देख तुम्हें डीमन स्लेयर की याद आ जाएगी। तो ये कहानी है चिंता की, जिसकी बहन एक डीमन होती है। इसी वजह से उसके पिता उसकी बहन को बहुत मारते पीटते और इसी वजह से जिंता अपनी बहन को लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिंता अपनी बहन को मारने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है। तो आखिर क्यों एक भाई जो अपनी बहन से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसने अपनी ही बहन को मारने का संकल्प लिया? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1830 में होती है, जहाँ एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को पीट रहा था। वो बच्ची अपने बड़े भाई से मदद मांगती है, जो ये सब देख रहा था, और उसका भाई भी वहाँ कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो आदमी उस छोटी सी बच्ची को एक जगह पर कैद कर देता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी उस बच्ची का पिता है। जिसके बाद इस तेज बारिश में उसका भाई चिंता अपनी बहन के पास जाता है, पर वहाँ उसकी बहन नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे उसकी बहन सुजुने सामने दिखाई देती है। सुजुने रोते हुए अपने भाई को देखती है, और जब चिंता उसके पास जाता है तब वो कहती है कि आप मुझसे दूर रहिए, वरना पिताजी आपको भी पीटेंगे। पर तभी चिंता कहता है हम यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन इस काली बरसात वाली ठंडी रात में एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, पर ये दोनों इस बात से खुश थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद सुजुने बेहोश हो जाती है, और जैसे ही चिंता भी बेहोश होने वाला था, तभी उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला कोई शख्स नजर आता है। पर फिर वो बेहोश हो जाता है, और फिर जब उसकी आंख खुलती है तब हम देखते हैं कि वही आदमी जिंता को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने साथ ले जा रहा था। उसकी बहन भी वही थी। जिसके बाद ये आदमी जिंता को नीचे उतारकर उसे खुद चलने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उस आदमी के साथ एक गांव में आते हैं, और हमें जानने को मिलता है कि इस गांव में सिर्फ ब्लैक स्मिथ रहते हैं जो कटाना बनाते हैं। फिर जैसे ही ये सब उस आदमी के घर तक पहुंचते हैं, उस आदमी की बेटी अंदर से आकर अपने पिता के सीने से लग जाती है। जिसके बाद उस बच्ची के पिता कहते हैं कि अब से ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। जो बात सुनी लड़की जिंता के पास जाकर अपना नाम शिरायुकी बताती है। ये दोनों भाई बहन भी उसे अपना नाम बताते हैं, पर सुजुने देखती है कि शिरायुकी जिंता से कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रही है, जो शायद उसे पसंद नहीं आता। अब रात में जब जिंता को नींद नहीं आती, तब वो देखता है कि ये महाशय अपनी तलवार चमका रहे हैं, और ये एक पहरेदार हैं जो लोगों की हिफाजत करते हैं। अब अगले दिन जब शिरायुकी सुबह उठती है, वो जिंता को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ नदी में नहाते हैं। यहाँ इनकी एक और दोस्त बनती है। ये सब बहुत खुश होते हैं। अब शाम को घर लौटते वक्त इनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उसे लेने के लिए आ जाती है, पर चितोसे की माँ को देख शिरायुकी की आंखों में जरा उदासी सी आ जाती है। जिसके बाद अब एक साथ जाते हुए जिंता कहता है तुम्हारी माँ का नाम युकासे है ना? और मैं जानता हूँ कि उन्हीं की बदौलत हमें इस गांव में रहने की इजाजत मिली है, पर वो कभी श्राइन से घर नहीं आती। शिरायुकी कहती है हाँ, क्योंकि वो इसुकी हिमे है, और दोस्तों जो पुजारन अग्निदेव की पूजा करती है उसे इसुकी हिमे कहा जाता है। और उन्हें देखने की इजाजत सिर्फ गांव के मुखिया और शिरायुकी के पिता को है, क्योंकि इसुकी हिमे नॉर्मल लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। शिरायुकी ने भी अपनी माँ को कई सालों से नहीं देखा। अब 3 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंता महाशय के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर महाशय आसानी से जिंता के वारों से बचकर उसे आसानी से हरा देते हैं। इसीलिए जिंता कहता है मैं तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। जिस पर महाशय कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जिंता, तुम धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हो। जिसके बाद महाशय अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तभी शिरायुकी अपने पिता को उनकी तलवार दे देती है। जिसके बाद शिरायुकी जिंता के पास आकर कहती है तुम उदास हो गया तो तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें चीयर करना चाहिए, और वो उसका सिर सहलाने लगती है। पर असल में शिरायुकी की उम्र जिंता से कम है, पर शिरायुकी के अनुसार वो जिंता से ज्यादा मैच्योर है। और तभी वहाँ सुजुने आ जाती है। शिरायुकी कहती है चलो अब खाने का वक्त हो गया। जिसके बाद ये दोनों जिंता की ओर अपने हाथ बढ़ाती हैं, और जिंता भी अपना हाथ बढ़ाता है। अगले सीन में जिंता काफी बड़ा हो चुका है, और यहाँ की जो पुजारन होती हैं वो जिंता की तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसकी डीमन स्लेइंग स्किल्स बहुत कमाल की हैं। और इस बार चिंता ने एक ऐसे डीमन को मारा है जो इस गांव में भेष बदल कर आया था। तभी एक ताऊ बताते हैं कि डीमंस की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा हो सकती है, पर सिर्फ एक जवान पुजारन का मांस खाकर ही एक डीमन अमर बन सकता है। और इनकी जो पिछली पुजारन थी युकासे, उन्हें भी एक डीमन ने खा लिया था, और उस डीमन को ये लोग तभी हरा पाए जब शिरायुकी के पिता ने अपना बलिदान दिया। सो यहाँ पुजारन कहती हैं शायद से वो डीमन द सेक्रेट स्वॉर्ड याराई को हथियाना चाहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसुकी हिमे वंश को मिलती आई है। और किस्से कहानियों के मुताबिक ये पवित्र तलवार याराई इस गांव की बेस्ट स्मिथिंग टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी, और शायद से डीमंस अब इसी की ताकत हथियाना चाहते हैं। सो ये कियोमासा नाम का बंदा कहता है
अब वो डीमंस अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब मिस बुचारन की सेवा यहाँ 2 सेंटिनल्स करने वाले हैं। पर ये बात सच है कि उनमें से एक को तलवार चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ पर वो जिंता को टॉन्ट मार रहा है, पर तभी पुचारन कहती है इस जगह पर सब बराबर हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि ये पुचारन और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी है। जिसके बाद इनकी ये मीटिंग समाप्त होती है और सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जिंता के अलावा सब लोग चले जाते हैं और उसके बाद ये पुचारन अपने पर्दे में से बाहर आती है और वो सीधा आकर जिंता से कहती है तुम्हें मुझे प्रिंसेस बुलाने की बजाय मेरे नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब मुझे मेरे नाम से पुकारने वाला कोई नहीं बचा। जिसके बाद जिंता शिरायुकी का नाम लेता है, जिससे शिरायुकी खुश हो जाती है और इसके बाद वो जिंता को बताती है कि आज यहाँ सुजुने भी है। जिसके बाद ये दोनों प्रिंसेस रूम में झांकते हैं जहाँ सुजुने सो रही थी। पर दोस्तों सुजुने का शरीर अब तक बच्ची जैसा ही है, वो जरा भी नहीं बढ़ा। उसे देख चिंता कहता है मैंने कितनी बार इसे यहाँ आने से मना किया है, पर ये शिरायुकी कहती है कि ये यहाँ पर बस तुम्हें देखने आती है, क्योंकि चिंता के अब एक डीमन हंटर बन जाने की वजह से उसे घर जाने का मौका ही नहीं मिलता और इसी वजह से सुजुने जिंता से नहीं मिल पाती। जिसके बाद जैसे ही सुजुने की आँख खुलती है वो चिंता को देख वेलकम होम बोलती है। सो चिंता कहता है कि सुजुने मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हें श्राइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही यहाँ के नियम है और तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। सो सुजुने कहती है ठीक है। जिसके बाद सुजुने यहाँ से चली जाती है ताकि कोई उसे देख ना ले। उसके जाने के बाद शिरायुकी कहती है सुजुने कितनी प्यारी है ना। जिंता कहता है हाँ, पर कभी कभार बहुत परेशान कर देती है वो। जिसके बाद श्राइन की ओर ताऊ आते हैं और वो कहते हैं प्रिंसेस मैंने आपको जो प्रपोजल दिया था उसके बारे में आपका क्या कहना है। और फिर वो जिंता को देख उसे यहाँ से जाने को कहते हैं और जब जिंता कुछ कहने की कोशिश करता है तब शिरायुकी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन जिंता के जाने से पहले वो कहती है तुम इस गांव के रखवाले हो और तुम्हें अपना कर्तव्य हमेशा निभाना होगा। और दोस्तों इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिरायुकी के माता पिता गुजर चुके थे और फिर रात के वक्त शिरायुकी जिंता को बताती है कि अब वो एक इजुकी हिमे बनने वाली है, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद अब उसे ही इस गांव की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। पर इसका मतलब ये भी होगा कि जिंता फिर शिरायुकी को कभी नहीं देख पाएगा। सो जिंता कहता है मैं अपने तरीके से तुम तक पहुंचूंगा और चाहे कुछ हो जाए तुम्हारे पिता की तरह एक डीमन हंटर बनकर इस गांव का वो योद्धा बनूंगा जो पुजारन की रक्षा करता हो। ये बात सुन शिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद यही याद करते हुए प्रेजेंट में जिंता श्राइन से चला जाता है। पर इसके बाद हम 2 डीमंस को देखते हैं जो यहाँ एक प्लान बनाकर आए हैं और इनकी नजर है सुजुने पर। जिसके बाद अगले दिन सुबह जिंता उठ चुका है और फिर सुजुने भी उठ जाती है और जैसे ही सुजुने को पता चलता है कि आज दोपहर तक जिंता को श्राइन में जाने की जरूरत नहीं है, तब इस बात से सुजुने बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सुजुने की एक आंख बिल्कुल डीमन की तरह है और इसी वजह से वो हमेशा एक बैंडेज बांधे रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब इनकी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती हैं मिस प्रिंसेस शिरायुकी और शिरायुकी छुप कर आई है ताकि वो आज जिंता के साथ वक्त गुजार सके। सुजुने कहती है हम सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। सुजुने कहती है आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। जिंता कहता है चुपचाप खाना खाओ वरना मैं थप्पड़ मार दूंगा। जिस पर शिरायुकी कहती है तुम सुजुने को कभी थप्पड़ मार ही नहीं सकते। जिस पर वो कहता है जरूरत पड़ने पर एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। पर ये दोनों ही जिंता की बातों को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि जब सुजुने जिंता के सामने अपना चेहरा करती है तब जिंता उसे थप्पड़ नहीं मार पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जिंता को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताने को मिला है, जिससे जिंता खुश होगा और जिंता को खुश देख सुजुने खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों सुजुने को यहीं छोड़ चले जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों को एक साथ घूमते हुए एक किसान देख लेता है और वो हैरान हो जाता है कि जिंता किसी खूबसूरत लड़की के साथ है। और दोस्तों फिर तेजी से इसकी खबर पूरे टाउन में फैलने लगती है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ ये चितो से जिंता से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जिंता कहता है मेरी एक दोस्त। जिसके बाद ये दोनों अपना ऑर्डर देते हैं और इसके बाद ये दोनों बात करते हैं कि चितो से शिरायुकी को नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने कई सालों से शिरायुकी को नहीं देखा है। तभी चितो से इनका ऑर्डर लेकर आ जाती है। पर दोस्तों इनके ऑर्डर के अलावा चितो से जिंता के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आती है जो उसे बचपन से पसंद है। उस राइस क्रैकर को खाने के बाद जिंता कहता है ये बहुत अच्छा है। जो बात सुन चितो से खुश होकर यहाँ से चली जाती है। जिंता कहता है अब हम पहले जितने फ्रेंडली नहीं रहे क्योंकि अब मैं ब्लेज सेंटिनल बन चुका हूँ। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। जिंता कहता है तुम्हारे पिता हमेशा कहा करते थे कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। उन्होंने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। शिरायुकी कहती है मैं दुआ करूंगी कि हम मेरे माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल सकें। अब शाम के वक्त ये नदी किनारे आते हैं और आज का दिन उसके साथ बिताने के लिए शिरायुकी जिंता को शुक्रिया कहती है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल पहले की तरह बात करना चाहती थी,
तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी और यहाँ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो जिंता को बताती है कि वो कियोमासा से शादी करने वाली है। गांव के चीफ ने मुझसे कहा कि डीमंस मुझे मारने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना उत्तराधिकारी पैदा कर देना चाहिए। और कियोमासा इसी गांव में पैदा हुआ। हम दोनों की शादी सभी के लिए फायदेमंद रहेगी और गांव की पुजारन होने के नाते मैं इसे मना नहीं कर सकती, पर शिरायुकी होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहूंगी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगे। जिंता कहता है, मैंने इजुकी हिमे की हिफाजत करने की कसम खाई थी, शिरायुकी की नहीं, और इसीलिए मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की। पर आज अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। जो सुन शिरायुकी कहती है, तुम और मैं एक जैसे हैं, हम प्रायोरिटी उन्हीं चीजों को देते हैं जो जरूरी होती हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग भी गई तब भी मैं तुमसे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी और इसीलिए मैं एक इजुकी हिमे के तौर पर अपनी जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरा दिल आखिरी दम तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। जिंता भी वादा करता है कि वो भी उसका रक्षक बनकर हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। पर दूसरी ओर हम सुजुनी को बिल्कुल अकेला देखते हैं, बिल्कुल तन्हा। जिसके बाद शाइन में जिंता को पता चलता है कि पास ही के जंगल में 2 डीमंस को देखा गया है और उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी जिंता को सौंपी जाती है। अब फिर जब जिंता यहाँ से जाने लगता है तब कियोमासा उसे रोकता है और कहता है, तुम जान चुके हो ना कि इजुकी हिमे और मैं शादी करने वाले हैं, तब भी तुम इतना शांत क्यों हो? जिंता कहता है, राजकुमारी की खुशी और इस गांव की सुख शांति के लिए। ये बात सुन कियोमासा कहता है, सच में तुम पागल हो। जिंता ये कहकर चला जाता है कि शायद हाँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिजुने जो घर पर अकेली थी उसके पास एक मोहतरमा आती है। दूसरी ओर जिंता जंगल में आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है। पर जिंता अपनी तलवार से उस हमले को रोक चुका था और तभी धुएं में से निकलता है एक डीमन। उसे देखते ही जिंता उसकी ओर हमला करने जाता है, पर इसका शरीर बहुत मजबूत था, साथ ही जिंता थोड़ा घायल भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद जिंता इस डीमन पर एक और स्ट्राइक करता है और इस बार जिंता के हमले से इस डीमन का एक हाथ कट जाता है। लेकिन इसके बाद वो डीमन अपना हाथ उठाकर कहता है, मैं जानता था इसमें मजा आएगा। इंसानों के मुकाबले हम डीमंस की उम्र बहुत ज्यादा होती है, पर इंसान अपनी टेक्निक्स को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। वैसे फिलहाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर तुमने ये तलवार क्यों उठाई हुई है? जिंता कहता है, उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो मेरे दिल के करीब हैं। दूसरी ओर उस डीमन की वो दूसरी साथी डीमन सुजुने के पास आई हुई है और यहाँ वो सुजुने से कहती है, शायद तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो और यही प्यार तुम्हें अब तक इंसान बनाए हुए हैं। सुजुने उस डीमन से कहती है, हाँ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। सो अब वो डीमन उसे बताती है कि कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुँचाना चाहता है और मैं तुम्हें वो ताकत देने आई हूँ जिससे तुम अपने भाई को बचा सको। लेकिन सुजुने एक डीमन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। लेकिन तभी वो डीमन सुजुने के माथे पर उंगली रखती है, जिससे सुजुने को कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं जहाँ शिरायुकी कियोमासा के साथ वो सब करने के लिए कपड़े उतार रही है। ये डीमन कहती है, मैं भविष्य देख सकती हूँ, साथ ही दूसरों को भी कुछ झलकें दिखा सकती हूँ। सुजुने कहती है, नहीं ये सब झूठ है। वो डीमन कहती है, चलो ठीक है, तो तुम खुद चलकर क्यों नहीं देख लेती? मेरी बात मानो, तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगी। और अपने भाई के लिए सुजुने उस डीमन की ओर हाथ बढ़ा देती है। दूसरी ओर चिंता उस डीमन से पिटते हुए नदी में आ गिरता है। तभी वो डीमन भी उसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ जिंता भी उस डीमन से एक सवाल पूछता है, आखिर तुम इंसानों को दर्द क्यों पहुँचाते हो? ये कहता है, हम डीमंस अपनी जिंदगी में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आते हैं और मेरा उद्देश्य यहीं पर है और इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना हम डीमंस कैसे कहलाएंगे? और इसके बाद वो डीमन जिंता से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। जिंता गहरी सांस लेकर डीमन पर हमला करने जाता है, पर डीमन के हमले से उसका एक हाथ कट जाता है और वो डीमन अपने दांतों से जिंता की तलवार भी तोड़ देता है। पर तभी जिंता अपनी टूटी हुई तलवार पकड़ उसे डीमन की छाती में दे मारता है और अपना पूरा जोर लगा देता है और खून बहने की वजह से वो डीमन वहाँ मारा जाता है। पर मरते हुए वो डीमन कहता है, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता इस गांव में आएगा सब कुछ तबाह करने के लिए। और तभी अचानक जिंता के जहन में सुजुने का जिक्र आता है और यहाँ ये डीमन कहता है, इंसान ये लो मेरी ओर से तुम्हारे लिए तोहफा। और उस डीमन का वो कटा हुआ हाथ जिंता के मुंह को पकड़ लेता है और अब उस डीमन की आवाज आती है, तुम ये तलवार दूसरों की हिफाजत करने के लिए उठाते हुए है ना, लेकिन क्या हो जब वो लोग तुम्हारी हिफाजत के लायक ही ना बचे। और जिंता यहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कियोमासा शिरायुकी के साथ वो सब करना चाहता है। इस वक्त सबसे सही वक्त है, यहाँ कोई नहीं है। अब शिरायुकी आंखों में आंसू लिए जिंता को याद करते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख कियोमासा कहता है, सच में तुम दोनों पागल हो। और अब जैसे शिरायुकी आगे बढ़ती है, कियोमासा अपने कदम पीछे करने लगता है
लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही वहाँ ये दरवाजा तोड़ डीमन आ जाती है और उसी के साथ यहाँ आ चुकी थी सुजुने। दूसरी ओर जिंता को होश आता है। वो देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका है। जिंता तुरंत भागकर सुजुने के लिए जाने लगता है, पर तभी जिंता देखता है कि गांव में चारों ओर आग लगी हुई है। यहाँ सुजुने शिरायुकी से पूछती है, मुझे लगा कि तुम जिंता से प्यार करती हो, पर देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए तो कोई भी चलेगा। जिंता अपने घर पर पहुँचता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वहीं गाँव के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ सुजुने कहती है, बस अपनी भाई की खुशी के लिए मैंने अपने जज्बातों को दिल में तबाह कर रखा, पर लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? शिरायुकी कहती है, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इतना प्यार कि तुमने चिंता के लिए अपने शरीर को छोटा रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन रहो। पर तुम मुझे माफ कर दो, इसूकी ही में होने के नाते मुझे इस गाँव की लीगेसी को बचाना होगा। जो सुजुने कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ना चाहा और तुम वो सब कुछ फेंक रही हो? वो हंसते हुए कहती है, तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाकर रख दिया, पर अब मैं हर एक चीज का हिसाब लूंगी। वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये राजकुमारी एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे भाई को धोखा देकर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और अब सिर्फ तुम अपने भाई को बचा सकती हो इस औरत को मारकर। ये बात सुनते ही सुजुने की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लैक पावर निकलती है और अगले ही पल में सुजुने एक एडल्ट लड़की बन जाती है और एक पूरी डीमन। जब कियोमासा उसे बचाने के लिए तलवार उठाता है, तब वो फीमेल डीमन उसे ये कहकर दूर फेंक देती है कि ये दो औरतों के बीच की लड़ाई है। जिसके बाद वो फीमेल डीमन सुजुने से कहती है कि तुम्हें इस औरत को उस तलवार से मारना चाहिए जिसकी ये हिफाजत करती आई है, इससे इसकी आत्मा को खुशी मिलेगी। जिसके बाद वो कियोमासा को यहाँ से ले जाती है और सुजुने याराई तलवार निकालती है। तभी जिंता यहाँ भागते हुए आता है। उसे देख शिरायुकी उसकी ओर भागती है। जिंता भी उसे सीने से लगा लेता है, पर अगले ही पल में शिरायुकी की गर्दन धड़ से कटकर अलग फेंक जाती है और सुजुने आकर कहती है, आप ठीक तो है ना भैया? उसके हाथों में शिरायुकी का सिर था और इसके बाद सुजुने पागलों की तरह शिरायुकी की बॉडी में ये तलवार मारने लगती है। जिंता गुस्से में आकर अपनी तलवार से सुजुने पर वार करता है। सुजुने कहती है, क्या हुआ भैया, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये मैं हूँ आपकी सुजुने। ये सुन जिंता कहता है, क्या तुम सुजुने हो? पर तुमने शिरायुकी के साथ वो क्यों किया? सुजुने कहती है, वो राजकुमारी आपको धोखा दे रही थी, वो किसी और से शादी कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, चलिए भैया अब हम घर चलते हैं। पर जिंता कहता है, तुमने उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा। तुमने शिरायुकी को भी मार दिया और अब तुम घर जाना चाहती हो। मैं समझ चुका हूँ कि मेरी बहन सुजुने बहुत लंबे वक्त पहले मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद जिंता सुजुने पर वार करने लगता है, पर उसकी तलवार ही टूट जाती है। लेकिन इसके बाद उसकी बॉडी में से भी डीमन पावर निकलने लगती है। उसका हाथ उसी डीमन की तरह हो जाता है जिससे जिंता ने फाइट की थी। सुजुने कहती है, आखिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? मैंने तो उसे आपको खुश करने के लिए मारा है। पर जिंता गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जो सुन सुजुने रोते हुए कहती है, ओ तो आपने मुझे बाकी सबकी तरह छोड़ देंगे? आप भी बाकी सबकी तरह निकले, आप मेरी दुनिया थे, पर अब आप मुझे मारना चाहते हैं? और यही कहकर वो बिजली की तेजी से जिंता पर हमले करने लगती है और फिर वो अपना हाथ जिंता के पेट में मार देती है। लेकिन फिर वो अपना हाथ निकाल नहीं पाती और इसके बाद जिंता अपनी पूरी ताकत से सुजुने पर वार करता है। लेकिन इतने खतरनाक हमले से भी सुजुने मरती नहीं। उसे जिंदा देख जिंता फिर से उस पर हमला करने जाता है और ये हमला सुजुने को खत्म कर देता अगर उसके सामने ये फीमेल डीमन न आती और ये सुजुने को यहाँ से भागने को कहती है। सुजुने वहाँ से जाने लगती है। जिंता अपना हाथ इस डीमन की बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, पर वो डीमन उसे ऐसा नहीं करने देती। पर जाने से पहले सुजुने कहती है, अब मैं हर एक चीज से नफरत करने लगी हूँ, मैं ये दुनिया खत्म कर दूंगी, पर सब कुछ खत्म होने से पहले मैं आपके पास आपसे आखिरी बार मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर ये डीमन हंसते हुए कहती है, आखिरकार मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, मैंने भविष्य देखा है। आने वाले वक्त में डीमंस बस लोगों के मनोरंजन के लिए किस्से कहानी बनकर रह जाएंगे और यहाँ मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और वो डीमन यहाँ मारी जाती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और गाँव में जो आग लगी थी वो बुझने लगती है। जिसके बाद जिंता शिरायुकी की बॉडी के पास आता है और रोते हुए कहता है, मैं किसी की हिफाजत नहीं कर पाया। और फिर वो वहाँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। कुछ दिन गुजरते हैं, गांव में रिपेयरिंग का काम चालू हो गया है और यहाँ चिंता भी अपनी सारी पुरानी यादें छोड़ यहाँ से निकलने वाला है। पर तभी उससे गांव का चीफ मिलने आता है। इसके बाद चिंता इन्हें बताता है कि वो ये गांव छोड़कर जा रहा है ताकि वो आने वाले वक्त में शैतानों के देवता को रोकने की तैयारी कर सके और मुझे ये सब का अंत करना होगा, क्योंकि दोस्तों वो शैतानों की देवता जिंता की बहन सुजुने ही होने वाली है। और क्योंकि सुजुने ने जिंता के प्यार को मारा है, इसीलिए
जिंता सुजुने को मार देगा, पर अगर मुमकिन हो तो वो एक शांति का रास्ता भी अपनाना चाहेगा। ये बात सुन गांव का चीफ जिंता को याराई तलवार देता है ताकि वो इसे अपने साथ ले जाए। और अब जिंता ही इस तलवार का असली हकदार है और अब पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक उसके नाम में कांची ऐड होगा। अब जिंता का नाम है जिन्या। और इसके अलावा इस तलवार का ख्याल रखने वाला इसुकी ही में खानदान खत्म हो चुका है और ये तलवार मंदिर में पड़ी बस धूल खाती रहेगी। इसीलिए जिंता को ये तलवार अपने साथ ले जानी ही होगी, राजकुमारी शिरायुकी के लिए भी। और अगले ही पल में मुखिया छुप कर कहता है, मैं जानता था कि तुम और राजकुमारी एक दूसरे से प्यार करते हो, पर मेरा पोता कियोमासा भी राजकुमारी से प्यार करता था और इसीलिए मैंने अपने पोते के लिए राजकुमारी की शादी अपने पोते से करवानी चाहिए। ये सब जानकर भी जिंता मुखिया को उठाता है और अपने एक नए सफर पर निकल पड़ता है। पर तभी चितोसे उसके पास आकर कहती है, मेरी नजरों में तुम जैसे कल थे वैसे ही आज भी हो जिंता, इसीलिए प्लीज रुक जाओ। पर जिंता ये कहकर जाने लगता है, मैं वादा करता हूँ मैं लौट कर आऊंगा। और अब जिंता अपने नए सफर पर निकल पड़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है 170 साल। हाँ, और दोस्तों ऐसे ही वक्त पल भर में गुजर जाता है। 170 साल गुजर चुके हैं और एक बंदा जिसके हाथ में तलवार है वो एक श्राइन में आता है और फिर यहाँ इस श्राइन की मीको यानी पुजारन से मिलता है। एपिसोड 2 जिंता के सफर को आगे बढ़ाते हुए 1850 में आता है। यहाँ हम एक गांव को देखते हैं और यहाँ हमें ज़ेंजी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सुगाया जनरल स्टोर में काम करता है। जिसके बाद हम जिंता को एक शख्स के आगे बैठा हुआ देखते हैं। तभी वो शख्स ज़ेंजी से कहता है, बाकी का काम तुम संभाल लो। और ये कहकर वो शख्स यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ज़ेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ज़ेंजी है और मैं सुगाया जनरल स्टोर में एक क्लर्क हूँ। जिंता उसे अपना नया नाम बताता है, जिनिया। और अब तक ज़ेंजी के बॉस ने जिंता को सिर्फ इतना ही बताया है कि एक डीमन उनकी बेटी की जान लेना चाहता है जिसे वो मरवाना चाहते हैं। ज़ेंजी जिंता को आगे बताता है कि जिंता को बॉस की बेटी नासु का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा जो कि इस साल 13 साल की हो जाएगी। कुछ दिनों से नासु को अपने कमरे के बाहर एक डीमन दिखाई दे रहा है जो उसे देख यही कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। शायद से उस डीमन को लगता है कि नासु उसकी बेटी है और इसीलिए वो उसे किडनैप करना चाहता है। पर तभी वहाँ नासु आ जाती है। जिंता को देख वो कहती है, ओह तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब ज़ेंजी नासु को समझाने की कोशिश करता है तब वो कहती है, ये जरूर से कोई स्कैमर है जो बस यहाँ झूठा डीमन हंटर बनकर पैसे कमाने आया है। तुम मेरी बात सुनो, हम तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाले, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है और फिर अगले सीन में रात हो जाती है। नासु अपने कमरे में थी। तभी बाहर से ज़ेंजी की आवाज आती है जो कहता है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर कम से कम मैं तो यहाँ रुक ही सकता हूँ ताकि मैं उस डीमन को आपसे दूर रख सकूं। पर दोस्तों नासु अंदर ही अंदर ये बात जानती है कि उसकी बात पर शायद किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि लोगों की नजरों में डीमंस बस कथा कहानियां हैं। और अब नासु कहती है, मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, शायद से इसीलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते। और अगले ही पल में नासु के कानों में उस डीमन की आवाज सुनाई देने लगती है और अगले ही पल में ज़ेंजी देखता है कि उसके सामने एक काला साया उमड़ रहा है। नासु झांक कर बाहर देखती है, उसके सामने वही डीमन आ चुका था। ये डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। और भाई ज़ेंजी को लगता है कि अब तो वो गया। पर अगले ही पल में जिंता वहाँ आकर उस डीमन का हाथ काट देता है। पर जिंता को देख अब भी वो डीमन यही कहती है कि मेरी बेटी को लौटा दो। सो अब जिंता अपनी तलवार से वार करके उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो डीमन साये सा वहाँ से गायब हो जाता है। नासु बाहर आकर कहती है, क्या वो डीमन मर चुका है? जिंता बताता है कि जब डीमंस मरते हैं वो सफेद सी धुंध में गायब होते हैं, यानी कि ये डीमन अब भी जिंदा है और वो वापस आएगा। अब अगले दिन ज़ेंजी जिंता से कहता है, आपके मुताबिक वो डीमन अब तक मरा नहीं है, तो क्या आप आज रात यहाँ फिर से रुक सकते हैं? पर जिंता कहता है, ज़ेंजी तुम मुझे नासु के बारे में और बता सकते हो? वो डीमन बार बार यही कह रही थी, मेरी बेटी को लौटा दो। ज़ेंजी बताता है कि लेडी नासु के असली पेरेंट्स के मरने के बाद बॉस ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जरा भी बुरी नहीं है, वरना बॉस उन्हें कभी अडॉप्ट नहीं करते। और बॉस की जिंदगी में भी कम दुख नहीं है। उनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया और फिर उनका बेटा भी कहीं भाग गया और इन सब का दोष बॉस डीमंस को देते हैं। जिंता कहता है, ओह ऐसी बात है। अब शाम के वक्त हम नासु और उसके पिता को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। ये महाशय पूछते हैं, नासु जो बॉडीगार्ड मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो कैसा है? वो कहती है, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई बुरा आदमी है। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। महाशय कहते हैं, हर एक पिता अपने बच्चे की बहुत शिद्दत से परवाह करता है, इसीलिए तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन नासु को अच्छा लगता है
और वो पूछती है कि पिताजी आपने उसी आदमी को हायर क्यों किया। वो कहते हैं कुछ वक्त से डीमंस के देखे जाने की खबरें बढ़ रही हैं। साथ ही एक बात काफी चर्चा में है कि एक आदमी मात्र एक तलवार से डीमंस को मार रहा है और ये वही आदमी है और मैं जानता हूँ कि ये भरोसेमंद है। ये बात सुन नासु समझ जाती है कि उसके पिता को इस बात पर यकीन था कि वो डीमन को लेकर झूठ नहीं कह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नासु अपने पिता के साथ वक्त बिताते हुए यही सोच रही थी कि इनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया और इनके बेटे को भी एक डीमन ने किडनैप कर लिया, पर फिर भी इन्हें लगता है कि इनका बेटा लौटकर जरूर आएगा। पर लोग यही बातें करते हैं कि आखिर उन्होंने एक लड़के की बजाय लड़की को अडॉप्ट क्यों किया, और ये बातें याद करते हुए नासु को बहुत बुरा लगता है। अब रात के वक्त हम नासु के कमरे के बाहर ज़ेंजी और चिंता को देखते हैं। नासु ज़ेंजी को देख कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो उस डीमन से लड़ भी नहीं पाओगे। और ज़ेंजी ये बात सुन उदास हो जाता है और इसके बाद वो चिंता से कहती है मेरे पिता को तुम पर बहुत यकीन है, इसीलिए मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। चिंता कहता है अपने पिता की वजह से हाँ, आपका एक बहुत ही प्यारा परिवार है, पर वैसे मैंने कुछ अफवाहें सुनी है मास्टर जूजो के खोए हुए बेटे के बारे में। ये सुनते ही नासु गुस्से में कहती है मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती जो अपने घर से भाग गया हो। जिंता कहता है मुझे माफ कीजिएगा, पर फिर नासु कहती है क्या एक इंसान और डीमन के बीच कोई बच्चा पैदा हो सकता है। जिंता कहता है हाँ। सो अब नासु को लगता है कि वो डीमन शायद से उसकी माँ है जो उसे लेने के लिए आई है, पर चिंता कहता है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो डीमन आपकी माँ नहीं है। वैसे क्या तुम जानते हो डीमंस कैसे पैदा होते हैं। ज़ेंजी कहता है बिल्कुल हमारी तरह डीमंस को जन्म उनके माता पिता देते होंगे। जिंता कहता है हाँ ऐसा होता है, पर डीमंस तब भी पैदा होते हैं जब कोई डीमन किसी इंसान के साथ वो सब करता है, और वो तब भी पैदा होते हैं जब कई सारी नकारात्मक भावनाएं आपस में जुड़ जाती हैं। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि नासु घबराने लगी है क्योंकि इनके सामने वो डीमन फिर से आ चुकी है। वो आते ही जिंता पर हमला करती है, पर जिंता उसे पीटकर जमीन से लगा देता है। ज़ेंजी कहता है इसे जल्दी से खत्म कर दो, पर जिंता नासु से पूछता है क्या मैं सच में इसे खत्म कर दूं, क्योंकि अगर इस वक्त मैं इसे मार भी दूं तब भी ये वापस आएगी, क्योंकि इस डीमन को पैदा नासु के इमोशंस ने किया है। नासु की वो भावनाएं जो ये चाहती है कि नासु के पिता उस पर ध्यान दें, और ये डीमन भी यही कर रहा है, सिर्फ नासु पर ध्यान दे रहा है। नासु चिल्लाकर कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिंता कहता है मैं जितनी चाहे बार इसे मार दूं ये फिर से पैदा होकर आएगा, क्योंकि ये तुम्हारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। नासु कहती है तो अब मैं क्या करूं। जिंता कहता है मुझसे बस ये कह दो कि मैं इस डीमन को मार दूं। और अब हमें पता चलता है कि नासु अपने पिता से बहुत प्यार करती है, पर उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, और लोगों के मुंह से कई तरह की बातें सुन नासु को और भी ज्यादा बुरा लगता। और अब नासु रोते हुए कहती है ये डीमन मैं ही हूँ, यानी कि मुझे मरने की जरूरत है। पर ज़ेंजी उससे कहता है आप गलत सोच रही हैं, मैं जानता हूँ कि बॉस आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनकी कितनी ज्यादा परवाह करती हैं। बस बॉस की दिक्कत ये है कि वो अपनी भावनाओं को सही से जाहिर नहीं कर पाते। आपको बस उनसे दिल खोलकर बातें करने की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि वो भी आपसे दिल खोलकर बातें करेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। ज़ेंजी की बातों से नासु को हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो जिंता से इस डीमन को खत्म करने को कहती है, जिसके बाद जिंता अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद इस डीमन की ओर आगे बढ़ता है और एक ही स्लैश में इस डीमन को काट देता है, जिसके बाद वो डीमन सफेद धुंध बनकर गायब होने लगता है। दोस्तों नासु ने यहाँ पर अपने नेगेटिव इमोशंस पर जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद वो चैन की नींद सो जाती है। पर हम जिंता को बाहर देखते हैं और वो देखता है कि वो डीमन अब तक मरा नहीं है, वो फिर से रीजनरेट कर रहा है। और यही देख जिंता कहता है इस जगह पर एक और औरत थी जिसके अंदर डीमन बनने की काबिलियत थी। ये डीमन सिर्फ नासु की वजह से ये बात नहीं कहता कि मेरी बेटी को लौटा दो, ये डीमन पूरी तरह से रीजनरेट करके यही बात कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। जिंता कहता है ये डीमन यहाँ उस बच्ची की बात कर रहा है जिसे जूजो सामा की बीवी ने पैदा किया था, और वो है सुसुने। और दोस्तों ये डीमन सिर्फ नासु की भावनाओं से नहीं बल्कि जिंता की मरी हुई माँ की भावनाओं से मिलकर पैदा हुई है। और जैसे ही जिंता को इस बात का एहसास होता है ये डीमन टूट टूट कर यहीं गिरने लगती है। और अब जिंता कहता है हर किसी को वर्तमान में जीना चाहिए, हम खुद को हमेशा पास्ट में कैद करके नहीं रख सकते, इसीलिए प्लीज अब आप आराम कीजिए। और यही कहकर जिंता उस डीमन को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और ये डीमन कहीं ना कहीं जिंता की माँ ही थी। अब अगले दिन वक्त आता है जिंता के जाने का। ज़ेंजी जिंता को शुक्रिया कहता है, नासु भी कहती है कि वो खुद को बदलेगी, पर ऐसा करने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही वो यहाँ शुक्रिया भी कहती है,
जिंता कहता है, शुक्रिया मत कहो, शायद मैंने भी यहाँ पर एक बहुत पुराना कर्ज चुका दिया है। जब मैं छोटा था तब मैं उसी चीज को हकीकत मानता जो मैं अपनी आंखों से देखता, पर कई बार चीजें हम जितना सोचते हैं उनसे ज्यादा गहरी होती हैं, और मैं बस उस वक्त ये बात नहीं समझ सका और असल हकीकत से भाग गया, और मैं यहाँ उसी की भरपाई करना चाहता था। नात्सु को उसकी बातें समझ नहीं आती और जिंता अलविदा कहकर अब जाने लगता है। उसके वहाँ से निकलते ही जूजो सामा बाहर निकलते हैं। जेंजी कहता है, आपको भी उसे शुक्रिया कहना चाहिए था, पर वो कहते हैं, मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं लगा, मुझे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। जेंजी पूछता है, आपको उस पर इतना यकीन क्यों था? महाशय कहते हैं, पागलों जैसी बात मत करो, हर पिता को अपने बेटे पर भरोसा होता है, पर उसे ये बात समझ ही नहीं आती। पर दोस्तों, हम समझ जाते हैं कि जिंता इन महाशय की ही औलाद है, और यही कहानी की शुरुआत में सुजुने को पीट रहे थे। अब जैसे ही ये जाने लगते हैं, नात्सु कहती है, क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? क्योंकि जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मुझे दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उनके लिए अच्छे कार्य करके उनकी काइंडनेस को लौटाना चाहिए। जोसुन महाशय कहते हैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा अपने माता पिता के सारे रहमो करम का कर्जा चुका सकता है एक अच्छी जिंदगी जीकर। दूसरी ओर हम जिंता को देखते हैं जो आसमान की ओर देख मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों, यहीं ये पार्ट 1 एंड होता है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हें क्या लगता है, शिरायुकी ने जो किया वो सही था या सुजुने ने जो किया वो सही था? लेकिन अपना जवाब देने से पहले ये याद रखना कि शिरायुकी ने वो सब अपने गांव के लिए किया और सुजुने ने अपने भाई के लिए। वैसे यहाँ कसूर गलतफहमी का भी हो सकता है, पर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में बताओ।